नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान, जिसे दैनिक विज्ञान या एवरीडे साइंस या जर्नल साइंस भी कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, जिसे इकोसिस्टम भी कहते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी जीव और उसके आवास से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे मैं एक जीव हूं, मैं टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक जीव हूं और ये जो कमरा है ना दोस्तों, ये मेरा आवास है। तो मैं तो हो गया जीव, ये जिस कमरे में मैं खड़ा हूं ये हो गया आवास। तो दोस्तों, जीव और ये आवास मिलकर जो एक तंत्र बना रहा है इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कोई मछली है, मछली जीव है, मछली किसी तालाब में रहती है दोस्तों, तालाब उसका आवास हो गया। ठीक है, तो मछली और वो उसका जो तालाब है, जो उसका आवास है, दोनों मिलकर एक तंत्र बना रहे हैं, जिसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर दो प्रकार के दोस्तों घटक पाए जाते हैं या दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं। जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं। दोस्तों, जैविक घटकों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जैविक घटक के अंदर उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। किस में आ रहे हैं? उत्पादकों में आ रहे हैं दोस्तों। कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके या कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, मैंने आपको उपभोक्ताओं के बारे में ही बताया था कि उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता में मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं। गुरु उपभोक्ता, गुरु उपभोक्ता वह उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाते हैं और पचा लेते हैं अपने पेट के अंदर, गुरु उपभोक्ता कहलाते हैं। जबकि जो लघु उपभोक्ता थे दोस्तों, लघु उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, यानी कि जीवाणु, कवके या कोई वायरस वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे दोस्तों? ये लघु उपभोक्ताओं के अंतर्गत आ जाएंगे। गुरु उपभोक्ताओं में भी मैंने आपको बताया था कि ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता जिसे शाकाहारी जीव कहते हैं, इसके बाद में मांसाहारी जीव जिसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता कहा जाते हैं, जो अंतिम मांसाहारी होते हैं, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के जो अजैविक या अजीवीय घटक होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। तो भैया, भौतिक पर्यावरण के सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। जितने भी जीव होते हैं ना पारिस्थितिक तंत्र में, वो तो जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, और उसके अलावा जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वो सारे के सारे अजैविक या अजीवीय घटकों में आएंगे। इन्हें एबायोटिक फैक्टर भी दोस्तों कहते हैं। यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। ओडम ने 1971 में अजैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया था। ओडम ने 1971 में अजैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से होते हैं ये घटक? अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और तीसरे नंबर पर आते हैं जलवायवीय कारक। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? अकार्बनिक पदार्थ जीव की वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं दोस्तों। और इसमें किस किस को रखा गया है? जैसे कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले खनिज लवण हो गए दोस्तों, गैसें हो गई दोस्तों, गैसें हो गई, ये सभी इसमें सम्मिलित है। अब भैया, खनिज लवण कौन कौन से हैं? देखिए आप ध्यानपूर्वक, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे के सारे जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अकार्बनिक पदार्थ है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों खनिज भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? खनिज भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज हो गए दोस्तों। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण अजैविक खनिज पदार्थ होते हैं या कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खनिजों में रखे गए हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया दोस्तों।
आई बात आपको समझ में, यहां पे सोडियम भी आ सकता था, है नहीं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों सल्फेट हो गया, सल्फेट है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट जैसे लवण, ये सभी लवण के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे लवण हो गए दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ गैसें भी हैं। गैसों में कौन कौन सी गैसें, बताओ हमारे लिए कौन कौन सी गैसें जरूरी है, जीवों के लिए कौन कौन सी गैसें जरूरी है? तो भैया हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो हम और पेड़ पौधे जीव ही तो है, तो जीवों के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक होती है। तो ये सभी के सभी अकार्बनिक घटक है पर्यावरण के या पारिस्थितिक तंत्र के। अब अपन किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्र के कार्बनिक घटकों के बारे में देखेंगे या कार्बनिक पदार्थों के बारे में देखेंगे। सारे के सारे अजैविक घटक है दोस्तों। देखिए इन पदार्थों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से स्टडी बिल्कुल इजी हो जाए, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए भैया? प्रथम श्रेणी के पदार्थ, प्रथम श्रेणी के कार्बनिक पदार्थ, दूसरी श्रेणी के कार्बनिक पदार्थ, तीसरी श्रेणी के कार्बनिक पदार्थ। देखिए आप ध्यानपूर्वक, प्रथम श्रेणी के कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, सभी के सभी कार्बन से बने होते हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसीलिए इन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया दोस्तों, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सारे के सारे क्या है दोस्तों? प्रथम श्रेणी के कार्बनिक पदार्थ है। अब अगर इनका अपघटन हो, जैसे पत्तियां होती है दोस्तों, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जैसे कोई दाल है या ऐसा पेड़ है जिसके दाल लगती है, उसमें प्रोटीन होगा दोस्तों। कुछ पेड़ पौधे या जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके शरीर में लिपिड है। तो जब ये मर जाते हैं, जब ये पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं, तो इनके शरीर में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या जो लिपिड है ना दोस्तों, उसका भी अपघटन होने लग जाता है। और उसके अपघटन से क्या बनता है? यूरिया, ह्यूमस आदि बनता है। सड़ती हुई पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड है। पत्तियां जब सड़ रही है तो किस में बदल जाती है? ह्यूमस में बदल जाती है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है ह्यूमस, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसमें मृत सड़े गले जीव जंतु, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों यूरिया है। आपने देखा होगा लोग प्रोटीन खाते हैं और मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, यूरिन का क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं दोस्तों। हमारे यूरिन के अंदर यूरिया होता है। कहां से आया ये यूरिया हमारे यूरिन के अंदर, हमारे मूत्र के अंदर? जो हम दाल खाते हैं, जो हम दूध पीते हैं, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं ना दोस्तों, उस प्रोटीन से ही हमारे शरीर में कौन सा बन रहा है? यूरिया का निर्माण हो रहा है। तो भैया प्रथम श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और इनके अपघटन से बना ह्यूमस, यूरिया, इसको रखा गया है, ठीक है। वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों के समान मुक्त अवस्था में ही ये पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी श्रेणी में वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही पाए जाते हैं। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? आपसे बोला जा सकता है ऊर्जा का अणु है। आपसे पूछा जा सकता है एटीपी क्या है? तो भैया ये जीवों के अंदर, जीवों में ऊर्जा अणु है। ऊर्जा का क्या है? अणु है। ऊर्जा का क्या है? अणु है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों जैसे मैं बोलूं, एक राजेश नाम का बंदा है, उस राजेश के शरीर में मांस है, प्रोटीन भी है उसके शरीर में, लिपिड भी है, और उसने रोटी वोटी खाई होगी तो उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी है। आई बात आपको समझ में? पता है राजेश जब तक जिंदा रहेगा उसके शरीर में ये सब कुछ रहेंगे। आई बात आपको समझ में? ठीक है, आई बात आपको समझ में? ठीक है। और जब वो मर जाएगा उसके बाद भी उसके शरीर में ये रहेंगे। अब उसका शरीर अपघटित हो जाएगा या उसको जला दिया जाएगा, जो भी होगा। लेकिन दोस्तों एटीपी एक ऐसा अणु है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जो कोशिकाएं जिंदा होती है, जीवित होती है, उनके अंदर एटीपी मिलता है। और जो कोशिकाएं मृत हो जाती है उसमें बाकी सब तो मिलेगा लेकिन एटीपी नहीं मिलेगा,
ठीक है, जब सहेली मर गई तो ऊर्जा के अणु भी नष्ट हो जाएंगे अपने आप। तीसरी श्रेणी में वे कार्बनिक पदार्थ आते हैं दोस्तों जिनको उपरोक्त दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जा सकता है, जैसे कि पर्णहरित हो गया, डीएनए हो गया। इस श्रेणी के पदार्थ जैविक व अजैविक घटकों के बीच की योजक कड़ी का काम कर सकते हैं। आपसे बोला जा सकता है कि भैया जो जैविक घटक है, जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक हैं, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी कौन है भैया? तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इसी प्रकार से दोस्तों पर्णहरित हो गया, पर्णहरित हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है? जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच की योजक कड़ी है दोस्तों। तो आई होप यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। अब आगे देखिए आप, जलवायु कारक भी होते हैं और जलवायु कारकों के अंतर्गत कौन आ जाएगा? जलवायु का मतलब क्या होता है? किसी स्थान पर वायु कैसी चल रही है, गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, ज्यादा चल रही है, कम चल रही है, या दोस्तों प्रकाश कैसा है, किसी स्थान पर ज्यादा है, कम है, ज्यादा समय तक प्रकाश रहता है या कम समय तक प्रकाश रहता है। दोस्तों आर्द्रता कैसी है, आर्द्रता का भी क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि आर्द्रता कैसी रहती है, वर्षा हो गई, तापमान हो गया दोस्तों, ये सभी के सभी भौतिक कारक हैं जो जलवायु कारकों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यही वो कारक होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों व उपभोक्ताओं की संख्या का निर्धारण करते हैं। उत्पादक क्या होते हैं दोस्तों? जो पेड़ पौधे हैं, जो स्वपोषी पादप और जो जीवाणु हैं, ये क्या हो गए? चलो मैं जीवाणु हटा देता हूं, आपको कंफ्यूज होगा। स्वपोषी पादप उत्पादक होते हैं और दोस्तों जो इनसे अपना भोजन लेते हैं, जो इनको ऐसे खा जाते हैं, देखो ये माउथ है, खा गए, जो इन बेचारे स्वपोषी पादपों को जो खा जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। अब भैया किसी स्थान पर कितना उत्पादक होगा, कितने उपभोक्ता होंगे, ये डिपेंड करेगा कि उस स्थान का तापमान कैसा है, जलवायु कैसी है। अगर कठिन जलवायु है, एक्सट्रीम कंडीशंस है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, खतरनाक, जैसे गर्मी ज्यादा हो रही है, तो सीधी सी बात है उत्पादक और उपभोक्ता वहां पर कम होंगे। जबकि अनुकूल जलवायु होगी, अनुकूल भौतिक पर्यावरण होगा, तो जीव जंतु ज्यादा होंगे, उत्पादक भी ज्यादा होंगे और उन पर डिपेंड रहने वाले उपभोक्ता भी ज्यादा होंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता था कि भैया पारिस्थितिक तंत्र के अपन समझने के लिए, अब मैं आपको दोस्तों अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो देखना वीडियो को एक दो बार अच्छे से, नोट्स बनाना दोस्तों, हमेशा के लिए पारिस्थितिक तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। मैं शॉर्ट में भी बता सकता था, लेकिन देखो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूं, तो आप देखें, कोऑपरेट करें मेरे साथ। तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या है दोस्तों? आप देखिए ध्यानपूर्वक। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के परिचालन में उसकी संरचना के साथ साथ उसके क्रियात्मक स्वरूप की भी जानकारी आवश्यक है। यह तो मैंने आपको बता दिया कि किसी जीव और उसके आवास से बने तंत्र को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है? अब मैंने आपको बता दिया कि स्वपोषी जो पादप होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। फिर उन पादपों को अपन कहते हैं उत्पादक। उन उत्पादकों को खा जाते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स खा जाते हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली उनको क्या करते हैं? खाते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? तो यहां पर आप देखेंगे ऊर्जा, सूरज से ऊर्जा आई पादपों में, पादपों से गई जंतुओं के अंदर दोस्तों। तो किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है दोस्तों? किस प्रकार से खनिज पदार्थों का चक्रीकरण हो रहा है दोस्तों? खनिज पदार्थों का क्या हो रहा है? चक्रीकरण हो रहा है। देखो आप, मिट्टी के अंदर होता है फास्फोरस होता है, पेड़ पौधे उस फास्फोरस को अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं दोस्तों। और जब पेड़ पौधों को हम खाते हैं, उनके फलों को खाते हैं, उनकी सब्जियों को खाते हैं, तो फास्फोरस हमारे अंदर आ जाता है। और जब जीवों की मृत्यु होती है तो फास्फोरस वापस कहां चल जाता है? पर्यावरण के अंदर चला जाता है दोस्तों। तो बताओ पदार्थों का चक्रीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है? पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक चक्रों के बारे में दोस्तों। लास्ट टॉपिक यही होने वाला है मेरा इसका, पारिस्थितिक तंत्र का, कि जैव रासायनिक चक्र कौन कौन से? नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र हो गया दोस्तों, गंधक चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र, ये सारे अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है?
इसी प्रकार से दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के कार्य से संबंधित बहुत सारे अपन पॉइंट देखेंगे दोस्तों। किसी भी पारितंत्र का कार्यात्मक स्वरूप निम्न बिंदुओं द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक स्वरूप, ये तो सबको पता है, जीव और उसके आवास से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में दोस्तों। लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारी बातें, कार्यात्मक स्वरूप कैसा है, कार्यात्मक स्वरूप को अपन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पारिस्थितिक स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे चित्र होते हैं, ये कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो कि ऐसे त्रिभुज के जैसे दिखाई देते हैं दोस्तों, और इन चित्रों का उपयोग करके हम पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को और भी बहुत सारी चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में, जिसे फूड चेन और क्या बोल सकते हैं अपन, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ऊर्जा प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सूरज से ऊर्जा पादपों में आई, पादपों से जंतुओं में गई, और जंतुओं के मरने के बाद ये ऊर्जा वापस कैसे वातावरण में या पर्यावरण में चली जाती है। खनिज पदार्थों के चक्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पारिस्थितिक स्तूप के बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। आप देखिए ध्यानपूर्वक कि ये पारिस्थितिक स्तूप होता क्या है। देखिए पारिस्थितिक स्तूप, स्तूप मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना पिरामिड जैसे होते हैं ये, इसको पारिस्थितिकी पिरामिड भी कहते हैं। और आपको पता है पिरामिड ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल लीजिए, ऐसा याद करवा दूंगा आपको कि आपका काम हो जाएगा दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। बस आपको फोकस के साथ में देखना है जो भी मैं बताऊं। देखो अब आप बोलोगे क्या आ गया पारिस्थितिक स्तूप। कुल मिलाकर पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या होता है, जीव और उसके आवास से बने तंत्र को ही पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर हमें पारिस्थितिक तंत्र को और अच्छे से समझना है कि हो क्या क्या रहा है इस पारिस्थितिक तंत्र में, तो हम कुछ बिंदु देखेंगे। जैसे पहला बिंदु क्या है हमारा, पारिस्थितिक स्तूप। अब ये पारिस्थितिक स्तूप क्या होते हैं भैया, इधर आप देखो। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच में संख्या, उनके भार, उनकी ऊर्जा के आधार पर संबंध को दर्शाने वाले त्रिभुजाकार आकृति के स्तूपों को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। पारिस्थितिक स्तूप का मतलब क्या है दोस्तों, कि मेरी बात सुनो, आप देखो सुनो, जैसे कि मैं बोलूं ये घास लग रही है, घास है दोस्तों ये, ठीक है। इस घास को कोई हिरण खा रहा है, आई बात आपको समझ में। और हिरण को क्या खा रहा है, कोई भेड़िया खा रहा है, आई बात आपको दोस्तों। अब आप देखेंगे घास हमेशा ज्यादा होती है और हिरण कम होते हैं दोस्तों, और भेड़िए बिल्कुल ही कम होते हैं। जैसे मैं बोलूं घास माना कि 100 है, भेड़िए उस पर, हिरण उसको खाने वाले माना ही कितने 10 है, और उस पर डिपेंड भेड़िए 2 ही होंगे। अब बताओ ये ऐसी त्रिभुजाकार एक संरचना बन रही है, नहीं बन रही है, बन रही है। इसमें सबसे ज्यादा है उत्पादक और संख्या में सबसे कम है ये वाले उपभोक्ता। भेड़िया संख्या में क्या है, सबसे कम है, ठीक है। तो ये कैसा स्तूप हो गया, संख्या का स्तूप हो गया दोस्तों। इसी प्रकार के स्तूप के द्वारा मैं आपको ऊर्जा के बारे में भी बताऊंगा, जैव भार के बारे में भी बताऊंगा। तो यही तो बोला मैंने कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच में संख्या, ऊर्जा, ठीक है, संख्या, ऊर्जा और भार के संबंध को बताने वाले त्रिभुजाकार आकृति के स्तूपों को ही पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। अब ये पारिस्थितिक स्तूप है ना, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जीवों की संख्या के लिए पारिस्थितिक स्तूप होता है, जैव भार को बताने के लिए पारिस्थितिक स्तूप होता है, और ऊर्जा के स्तूप होते हैं दोस्तों। इस संकल्पना को सर्वप्रथम चार्ल्स इल्टन के द्वारा 1927 में दिया गया था। इसी कारण से इन स्तूपों को इल्टोनियन स्तूप या इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। सबसे पहले इन स्तूप के बारे में किसने बताया था कि अपन पारिस्थितिक तंत्र को के अंदर जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा के संबंधों को स्तूप बनाकर समझा सकते हैं। इस बात के बारे में सबसे पहले किसने बताया था,
चार्ल्स इल्टन ने 1927 में बताया था। इसलिए इन स्तूपों को क्या कहते हैं अपन, इल्टोनियन स्तूप या इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आप देखिए जीव संख्या के स्तूपों के बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा स्तूप पढ़ेंगे अपन, जीव संख्या के स्तूप। अब आप खुद देखो, समझना, मैं बोलूं किसी जंगल में जाओ और जितनी भी घास पेड़ पौधे लग रहे हैं उन्हें गिनो, गिन सकते हैं क्या? बहुत सारी घास है, लाखों करोड़ों घास लग रही है, हजारों पेड़ लग रहे हैं, जबकि वहां पर रहने वाले जो शाकाहारी जानवर है, गाय हो गई, खरगोश हो गया, हिरण हो गया, इनकी संख्या कम होगी। अगर घास करोड़ों में है तो इनकी संख्या हजारों में होगी दोस्तों। और उन गाय, भैंस, हिरण या खरगोश को खाने वाले जो भेड़िए हैं उनकी संख्या और कम होगी दोस्तों। और इन सबको भी खाने वाला जो शेर होगा उसकी संख्या और कम होगी दोस्तों। तो जो वन होता है, जो जंगल होता है, उसके लिए जीव संख्या का पारिस्थितिक स्तूप सदैव सीधा होता है। देखिए आप, पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक तथा क्रमशः विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दर्शाने वाले आलेखी निरूपण को संख्या का स्तूप कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में क्या बताया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उत्पादकों पर निर्भर उपभोक्ताओं के बीच में संख्या के संबंध को दर्शाने वाला स्तूप ही क्या कहलाता है, जीव संख्या का स्तूप कहलाता है। इस स्तूप के आधार पर हमेशा उत्पादकों को रखा जाता है दोस्तों। किसको रखा जाता है? उत्पादकों को रखा जाता है दोस्तों। अब आप देखिए, घास स्थल, जंगल, वन मतलब जंगल, और तालाब हो गया, खेत हो गया, इन सभी में जीव संख्या का जो स्तूप होता है वो सदैव सीधा होता है दोस्त। देखिए आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, एक घास स्थल पारितंत्र है। अब घास कितनी सारी है मैदान में? बहुत सारी है। घास क्या है दोस्तों? जो ये घास एक ग्रीन प्लांट है, ये उत्पादक है दोस्तों। क्या है? यह उत्पादक है दोस्तों। और इस घास को जो शाकाहारी जानवर खा रहे हैं, हिरण जो खा रहा है, हिरण खा रहा है या रैबिट खा रहा है, मतलब एक खरगोश खा रहा है, ये इस घास को खाने वाले हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं इन्हें। और प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं दोस्तों, हर्बीवोरस होते हैं। जबकि इन खरगोश को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स दोस्तों कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। और दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी कौन खा सकता है? तृतीयक उपभोक्ता खा सकता है। जैसे ये शेर हो गया दोस्तों, ये भी मांसाहारी होता है दोस्तों। अब आप देखो, घास की संख्या माना कि 10 करोड़ है, तो उसको खाने वाले खरगोश कुछ हजारों में ही है। जबकि खरगोश को भी खाने वाले भेड़िए बिल्कुल ही कम हो गए, 100 मान लो। और इन खरगोश और भेड़ियों को खाने वाले जो शेर है उसको और कम मान लो, वो 4-5 ही हो गए पूरे एरिया के अंदर। तो दोस्तों जो जीव संख्या का स्तूप घास स्थल के लिए बनाया जाएगा वो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है, परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए ऐसे खाद्य श्रृंखला, देखो इधर आप देखो, परजीवी खाद्य श्रृंखला वाले पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पारिस्थितिक स्तूप सदैव उल्टा होता है या प्रतिलोमी होता है, क्योंकि एक वृक्ष या जीव अनेक परजीवियों की वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है। आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए, परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए जीव संख्या का स्तूप कैसा होता है? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए दोस्तों जीव संख्या का स्तूप सदैव उल्टा होता है। क्यों भैया? सुनो, माना कि एक पेड़ है, इसकी संख्या कितनी है? माना कि इसकी जो संख्या है वो 1 है। माना कि कितनी है दोस्तों? 1 है। जबकि जो इस पेड़ के ऊपर रहने वाले जो पक्षी हैं दोस्तों, उनकी संख्या माना कि कितनी हो गई? 100 हो गई दोस्तों।
ठीक है। और इन पक्षियों के शरीर पर भी छोटे मोटे परजीवी रहते हैं। कौन रहते हैं? परजीवी रहते हैं दोस्तों, छोटे मोटे जीवाणु वगैरह रहते हैं, और इनकी संख्या तो भैया लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। आ रही है बात आपको समझ में? तो आप देखो परजीवी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। देखो, जब एक जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहता है, जैसे जूं है वो शरीर के बाहर रहती है, सर में रहती है, जानवरों के शरीर पर चिपक जाती है, खून चूसती रहती है। जब एक जीव, जैसे मैं बोलूं जैसे ए जीव है और बी जीव है दोस्तों, ठीक है, जब ये ए जीव इस बी जीव के शरीर के बाहर या शरीर के अंदर घुसकर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है, बी जीव को नुकसान पहुंचाता है, तो ए जीव क्या होगा? परजीवी कहलाएगा। और जो बी जीव है वो परपोषी कहलाएगा। जैसे जूं है इंसान के सर में रहती है, तो इंसान तो परपोषी हो गया, इंसान को हमेशा नुकसान होगा, जबकि जूं उसके लिए क्या होगी? परजीवी हो गई, और जूं को हमेशा लाभ होगा। तो एक पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों पर लाखों करोड़ों परजीवी रह रहे हैं। तो एक पेड़ के लिए जो परजीवी खाद्य श्रृंखला का जो जीव संख्या का स्तूप होगा वो सदैव कैसा होगा दोस्तों? प्रतिलोमी होगा, उल्टा होगा दोस्तों। इसी प्रकार से अपन किसके बारे में देखेंगे? जैव भार के स्तूप के बारे में देखेंगे दोस्तों। अब आप देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के कुल जैव भार को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण जैव भार का स्तूप कहलाता है। दोस्तों रटना नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक व उन पर निर्भर उपभोक्ताओं के बीच में जैव भार के संबंध को दर्शाने वाला जो ग्राफ है या जो स्तूप है या जो आलेखी निरूपण है उसे ही क्या बोलते हैं? जैव भार का स्तूप कहते हैं। दोस्तों जो जैव भार का स्तूप है यह सीधा भी हो सकता है, प्रतिलोमी मतलब उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है दोस्तों। अब सीधा किसके लिए होगा, उल्टा किसके लिए होगा, ये भी देखो। जैसे वन हो गया मतलब जंगल हो गया दोस्तों, घास का मैदान हो गया, घास स्थल या खेत हो गया, तो वन, घास स्थल तथा खेत पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का स्तूप सदैव सीधा होता है दोस्तों। क्या होता है? सदैव सीधा होता है, जबकि इसमें उत्पादक से उपभोक्ताओं के उत्तरोत्तर क्रम में जैव भार की लगातार क्या होती जाती है? कमी होती जाती है दोस्तों। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, वन, घास स्थल और खेत। यहां पर वन भी हो सकता है दोस्तों, घास स्थल भी हो सकता है, क्या हो सकता है? घास का मैदान हो सकता है, या खेत भी हो सकता है। भैया जंगल, वन मतलब जंगल में कितने पेड़ होते हैं? हजारों लाखों होते हैं। खेत में कितनी घास होती है? खेत में कितने गेहूं के पेड़ होते हैं? छोटे छोटे लाखों होते हैं, हजारों होते हैं। घास स्थल में कितनी घास होती है? बहुत सारी होती है। तो भैया इनका जो जैव भार होगा वो हमेशा ज्यादा होगा दोस्तों। आ रही है बात आपको समझ में? वो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा दोस्तों। यहां पर आपको क्या रखनी है? बात सीधा रखनी है दोस्तों, जैसे कि सीधा होगा दोस्तों। अब आप देखो ना, हम यहां पर जैव भार वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का सीधा पारिस्थितिक स्तूप होगा। मैंने क्या बताया? वन के लिए, घास के मैदान के लिए, खेत के लिए जो पारिस्थितिक स्तूप होता है, वो जो जैव भार का पारिस्थितिक स्तूप होता है वो सदैव सीधा होता है दोस्तों। कैसा होता है? वो सदैव सीधा होता है दोस्तों। क्यों होता है? देखो आप, जैसे मैं पेड़ का एग्जांपल देता हूं। देखो पेड़ कितना मोटा है भैया, बिल्कुल ये मोटा सारा पेड़ है, ठीक है। अब इस मोटे पेड़ के ऊपर छोटे छोटे 4-5 से पक्षी रह रहे हैं। पेड़ का वजन जा रहा है भैया टन के अंदर, टनों में, हजारों किलो इस पेड़ का वजन। इस पर रहने वाले जो पक्षी हैं उनका वजन कितना हो गया? 50 किलो मान लो सबका मिला के, चलो 10, 20, 50 भी मान लो, 50 किलो। कहां टन? जैव भार मतलब शरीर का भार टनों में, उस पर रहने वाले जो पक्षी हैं उनका भार कुछ किलोग्राम में, और इन पक्षियों के ऊपर भी जो छोटे मोटे जो परजीवी रह रहे हैं दोस्तों उनका भार तो बिल्कुल ही और कम हो गया, कुछ ग्राम्स में हो गया, जैसे 500 ग्राम, आधा किलो ही हो गए। तो देखेंगे कि जो पेड़ है उसमें जैव भार का स्तूप सदैव सीधा होता है, ठीक है दोस्तों। विशाल वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, जबकि जीव संख्या के स्तूप में यह उल्टा था। लेकिन अगर मैं यहां पे संख्या के लिए बोलता
तो संख्या के लिए क्या होता है दोस्तों, संख्या के लिए ये उल्टा होता है, क्योंकि संख्या में पेड़ एक ही है, उस पर रहने वाले पक्षी 10, 50, 100 मान लो, पक्षियों पर रहने वाले परजीवी हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों मान लो दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैसे कि तालाब जलीय पारिस्थितिक तंत्र, झील जलीय पारिस्थितिक तंत्र, पोखर आदि में जीवभार का स्तूप सदैव उल्टा या प्रतिलोमी होता है। क्यों होता है भैया उल्टा या प्रतिलोमी? इधर आप देखिए, ध्यानपूर्वक आप देखिए, सबसे नीचे ये उत्पादक कौन है? ये पादप प्लवक होते हैं। पेड़ जो पानी होता है ना उसमें शैवाल वगैरह होती है दोस्तों, और जो शैवाल है वो उत्पादक होती है, ये पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक ऐसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, एक कोशिकीय, जो पानी की धाराओं के साथ ही यहां वहां तैरते रहते हैं दोस्तों। आगे बात आपको समझ में। जबकि आप देखेंगे इन पादप प्लवकों को जो खाने वाले जो जीव हैं वो है छोटी मछलियां। क्या है दोस्तों? पादप प्लवक को कौन खा रही है? छोटी मछलियां खा रही है दोस्तों। कौन खा रही है? छोटी मछलियां खा रही है। और छोटी मछलियों को कौन खा रही है? द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब बड़ी मछलियां खा रही है दोस्तों। कौन खा रही है? छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा रही है दोस्तों। जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनका जीवभार हमेशा कम होता है, उस पर निर्भर जो बड़ी मछली, जो छोटी, देखो जो प्राथमिक उत्पाद, देखो इधर आप, जो उत्पादक है, जो प्लवक है, जो शैवाल है, उनका जीवभार कम है। इन शैवालों को या पादप प्लवक को खाने वाली जो छोटी मछलियां हैं उनका जीवभार ज्यादा है, और इन छोटी मछलियों को भी जो खाने वाली बड़ी मछलियां हैं उसका जीवभार क्या है? और ज्यादा है दोस्तों। देखो ये तो इनका जीवभार तो कम है, जबकि उसका जीवभार आप देखेंगे ज्यादा है दोस्तों। तो यही तो मैं बात आपको बता रहा हूं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो तालाब है, जो झील है, जो पोखर आदि में जीवभार का स्तूप उल्टा होता है, क्योंकि नीचे है उत्पादक, जैसे शैवाल वगैरह, शैवाल वगैरह का जीवभार कम है तो नीचे से पैना होगा। अब ऊपर गए, छोटी मछलियों का जीवभार ज्यादा, बड़ी मछलियों का जीवभार और ज्यादा। तो भैया जो जलीय पारिस्थितिक, आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए जीवभार का पारिस्थितिक स्तूप कैसा होता है? सीधा, उल्टा, सीधा या उल्टा और उल्टा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनमें सबसे नीचे क्या होते हैं? पादप प्लवक, शैवाल, डायटम्स, डेस्मिड प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जो ये बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना, ये सबसे नीचे की तरफ जो छोटे मोटे हैं, ये कौन है दोस्तों? ये प्राथमिक उत्पादक है। क्या है ये? उत्पादक भी बोल सकते हो। अगर प्राथमिक याद नहीं करना हो तो मत करना, उत्पादक याद कर लेना। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये डायटम्स, शैवाल वगैरह सब, इसलिए ये उत्पादक है। पेड़ है, सरल पेड़ है, पानी में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इनका जीवभार दोस्तों कम होगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता है जैसे कि शाकाहारी छोटी मछलियां, उनसे कम होगा दोस्तों। जबकि जो शाकाहारी छोटी मछलियों को खाने वाली जो बड़ी जो मांसाहारी मछलियां होती है उनका जीवभार सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इनका जीवभार क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इस कारण से इस प्रकार के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव उल्टा होता है दोस्तों। यहां पर आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब अपन किसके बारे में देखेंगे? ऊर्जा के स्तूप के बारे में देखेंगे। अब समझना, आप ध्यानपूर्वक समझना। जैसे ये सन है, सूर्य है, ये क्या है? ये सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा आ रही है पृथ्वी पर। सूर्य से ऊर्जा कहां आ रही है? हमारी पृथ्वी पर आ रही है। इस ऊर्जा को कौन ले रहे हैं? अब आप देखें, इस ऊर्जा को ले रहे हैं पेड़ पौधे। इस ऊर्जा को कौन ले रहे हैं? पादप ले रहे हैं। उत्पादक है पादप। क्या है? उत्पादक है। ठीक है, अब पता है इस ऊर्जा का केवल 1% ही इन्हें मिल पा रहा है। कितना मिल पा रहा है? 1% मिल पा रहा है। आई बात आपको समझ में? या फिर मैं कह देता हूं 1 सेकेंड, 1% मिल पा रहा है। अब आप समझना, अब इन पेड़ को कोई खा रहा है, खरगोश। इन पेड़ को कोई खरगोश खा रहा है या हिरण खा रहा है। हिरण को इसकी ऊर्जा है उसका केवल 10% मिल रहा है। हिरण में जो ऊर्जा है, भेड़िए को केवल हिरण की ऊर्जा का कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। शेर को केवल कितना मिल रहा है? भेड़िए की ऊर्जा का 10% मिल रहा है। जो शेर है उसे केवल 10% मिल रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे, माना कि आप देखें, 1 सेकेंड देखना, माना कि यहां पे 100 कैलोरी है,
100 कैलोरी ऊर्जा पेड़ को मिली, पेड़ में केवल कितनी रह जाएगी? 10 कैलोरी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 10 कैलोरी। अब इस 10 का भी 10% हिरण को केवल कितनी मिल रही है? 1 कैलोरी मिल रही है। आई बात आपको? और भैया आप देखेंगे भेड़िए को कितनी मिल रही है? भेड़िए को इस 1 का भी केवल क्या मिल रहा है? 1 का भी क्या मिल रहा है? केवल 10%, तो 1/10 होगी, इतनी ऊर्जा मिल रही है। आई बात आपको समझ में? और कम मिल रही है। यहां पर क्या आएगा? यहां पर 0.1% ही मिल रहा है केवल इसका, 10% का। और अगर आप देखेंगे शेर को कितनी मिल रही है, इसका भी 10% कितना हो गया दोस्तों? तो 0.01% मिल रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे लास्ट तक जाते जाते ऊर्जा बिल्कुल कम हो जाती है, इसलिए ऊर्जा का जो स्तूप होता है वो सदैव सीधा ही होता है। ठीक है, इधर आप देखो ऊर्जा के स्तूप। पारिस्थितिक तंत्र के इकाई क्षेत्र में किसी समयावधि विशेष में विभिन्न पोष स्तरों द्वारा उपयोग की गई कुल ऊर्जा की मात्रा के आलेखी निरूपण को ऊर्जा का स्तूप कहते हैं। भाई ऐसे तो यह याद नहीं होगा, मेरी भाषा में सुनो, देसी भाषा में। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच में ऊर्जा के स्थानांतरण को बताने वाले स्तूप को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा का स्तूप कहते हैं। यह सदैव सीधा होता है, क्योंकि भैया उत्पादकों से जब ऊर्जा उपभोक्ताओं में जाती है तो लगातार ऊर्जा कम होती जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा पाती है। यहां पर आप देखो, जैसे कि आप देखिए ऊर्जा का पारिस्थितिक स्तूप सदैव सीधा होता है। जैसे घास स्थल के लिए देख लो और किसी तालाब के लिए देख लो। सरोवर मतलब तालाब। आप देखना, देखो सन की ऊर्जा है, किसको मिल रही है? घास को। घास प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। घास को कौन खा रहे हैं? खरगोश। खरगोश को कौन खा रहा है? भेड़िया। भेड़िए को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। यहां पर माना कि अगर कितनी थी? 1000 कैलोरी थी, या मैं बोलूं 10,000 कैलोरी ऊर्जा घास को मिल रही है, तो घास में केवल कितनी रहेगी? इसकी 10% मान लेते हैं। तो भैया 10,000 की कितनी हो गई? 10%, 1000 हो गई। ठीक है, अब ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूं, 1 सेकेंड, घास के पास लिख लो। 1000 हो गई। ठीक है, 1000 को खरगोश खा रहा है, इसमें 100% ही रहेगी, इसमें केवल 10% ही रहेगी और शेर में केवल 1% ही रहेगी। तो लगातार ऊर्जा में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, आप देखिए ऊर्जा जो ये उत्पादक है दोस्तों, इनकी ऊर्जा क्या है? ये उत्पादक है, वही शैवाल वगैरह उत्पादक है दोस्तों, शैवाल वगैरह, इनकी ऊर्जा ज्यादा है, जबकि छोटी मछलियों की ऊर्जा क्या है? कम है। और इसकी ऊर्जा और भी क्या है? कम है दोस्तों। तो भैया चाहे पारिस्थितिक स्तूप, चाहे सरोवर के लिए हो, चाहे घास के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, ऊर्जा का पारिस्थितिक स्तूप सदैव सीधा होगा। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में, जिसे फूड चेन कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे खाद्य जाल के बारे में, जिसे फूड वेब कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण। तो दोस्तों सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी अपना ख्याल रखना। मिलते हैं वापस अगली क्लास के अंदर। सभी को टाटा।